हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है टैक्सेशन 1 का बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स से नीचे इसका कोई बात ही नहीं होगा। बिल्कुल ग्रुप बी वाला जो सेक्शन होगा आपके पेपर में, ग्रुप बी में पहला ही सवाल एग्जाम में सैलरी का दिखेगा 15 मार्क्स। 15 मार्क्स एक बहुत बड़ा कवरेज होता है, इसलिए चलिए बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप समझना चाहेंगे तो कोई टफ नहीं है, लेकिन काफी सारे बच्चों में इस चैप्टर का बहुत ही खौफ है। मैं आपको एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा, एकदम इजी वे में। उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसे एकदम आसान तरीके से अभी तक पढ़ा नहीं होगा और आप एक बार इसको देखिए, समझिए। आपको देखिए कितना प्रैक्टिकली मैं पढ़ाऊंगा कि रियल लाइफ में किस तरह से गवर्नमेंट जो है लोगों के सैलरी के ऊपर टैक्स लगाती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है कि गवर्नमेंट जो है लोगों के इनकम को 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड करती है। जिसमें पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 को कवर करता है। यानी कि सैलरी के अंदर में सेक्शन 15, 16 और 17 इन 3 सेक्शन के बारे में लिखा गया। ये 3 सेक्शन किससे रिलेटेड है? तो सैलरी से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग का सैलरी का क्या मीनिंग है ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सैलरी का मतलब होता क्या है, आखिर सैलरी क्या चीज है। ध्यान से बारीकी से मेरे बातों को सुनिएगा, जो हम बात बोल रहे हैं उसको दिमाग में कैप्चर कीजिएगा, वही आपके कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर आप सैलरी का मीनिंग समझ जाते हैं तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों देखिए सैलरी का मीनिंग क्या होता है, यहां पढ़िए। देखिए सैलरी इज वाइडली नोन एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। सैलरी का मतलब होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, सैलरी मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। सर ये एम्प्लॉयर कौन होता है? एम्प्लॉयर मतलब आपका कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसको एम्प्लॉयर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयर। जैसे मान के चलिए आप टाटा कंपनी में काम करते हैं, टाटा, तो ये जो टाटा कंपनी है ना, ये आपका एम्प्लॉयर, ये आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि आपका कंपनी का जो मालिक है वो आपका एम्प्लॉयर, कंपनी ही आपका एम्प्लॉयर, मालिक को छोड़िए ना। और एम्प्लॉई मतलब सर, एम्प्लॉई का मतलब आप, एम्प्लॉई का मतलब आप यानी कि जो काम करता है एम्प्लॉई, वो हो गया। और रिलेशनशिप का मतलब बीच का रिश्ता, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज वाइडली नोन एज सैलरी। सैलरी का मीनिंग ही होता है, सैलरी इज वाइडली नोन एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यानी कि मेरा कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर जो भी हमको देगा, जो भी कुछ भी दे दे, मॉनिटरी बेनिफिट हो, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट हो, इसके अलावा परक्यूजिट्स हो। सर ये परक्यूजिट्स क्या होता है? बताएंगे बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। मेरा बिजनेस का नहीं, सॉरी, मेरे कंपनी का मालिक हमको जो कुछ भी दे देगा, जो कुछ भी देगा, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और वो सैलरी कहलाएगा। और गवर्नमेंट ऐसे चीजों पर टैक्स लगाएगी ही लगाएगी। गवर्नमेंट सैलरी पे टैक्स लगाती है और सैलरी का मीनिंग हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहां होगा वहां गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। दोस्तों पूरा चैप्टर का बेस इस वर्ड का, इस लाइन का, इस सेंटेंस का यूज पूरे चैप्टर में देखिएगा हम कई बार करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर का बेस ही यही है मित्रों। ठीक है, अब आइए इसको और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ए पेमेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज सैलरी। कोई भी पेमेंट तभी सैलरी माना जाएगा ओनली इफ द पेयर इज द एम्प्लॉयर। कोई भी पेमेंट सैलरी तभी माना जाएगा
जब पेयर कौन हो, एम्प्लॉयर हो, यानी कि सैलरी पे करने वाला कौन हो, एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, मालिक, कंपनी का मालिक। तो कोई भी चीज सैलरी तब माना जाएगा जब उसको देने वाला एम्प्लॉयर हो, एंड पेई, और जिसको दिया जा रहा हो, इज द एम्प्लॉई, वो कौन हो, एम्प्लॉई। देने वाला एम्प्लॉयर हो और लेने वाला सैलरी को कौन हो, एम्प्लॉई हो, तभी वो पेमेंट सैलरी माना जाएगा। ऑफ द पेयर देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, और यहां पे कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, मास्टर और सर्वेंट, यानी कि मास्टर कौन हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा एम्प्लॉयर, कौन हो जाएगा, एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर मालिक, और सर्वेंट यानी कि नौकर कौन हो जाएगा, एम्प्लॉई। तो देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर यानी कि देने वाला मास्टर हो जाएगा, और पेई यानी कि जिसको दिया जा रहा है वो सर्वेंट हो जाएगा। इधर इन प्रेजेंट, चाहे वो आज के डेट में हो, चाहे वो पहले रहा हो, और चाहे वो फ्यूचर में होगा। तो सीधा सीधा हिसाब दोस्तों, एक लाइन में हम आपको बोल दे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज वाइडली नोन एज सैलरी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है, कुछ भी, वो सैलरी कहलाएगा और गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको सैलरी का मीनिंग क्लियर हो गया दोस्तों। आइए इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, सैलरी के अंदर में करीब करीब 10-12 टॉपिक है। उन 10-12 टॉपिक को मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाऊंगा। प्रोफेशनल तरीका कहने का मतलब है जैसे सीए सीएमए लोगों को कोचिंग में पढ़ाया जाता है, इसमें मैं आपको 10-12 टॉपिक को अलग अलग एक्सट्रैक्ट, यानी कि अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकाल के पढ़ाऊंगा। और बाद में जब 10-12 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उन सभी को मर्ज करके हम लोग एक कंप्लीट सवाल कर देंगे। ठीक है, समझ गए मेरा स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ाने वाला। इसलिए कोई भी मैं छोटा छोटा टुकड़ों में एक्सट्रैक्ट को पढ़ाऊंगा, एक्सट्रैक्ट को, जैसे एचआरए अलग पढ़ाऊंगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अलग पढ़ाऊंगा, ये सब एक एक टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इसको ये मत समझिएगा कि कंप्लीट सम नहीं करा रहे। जब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट को थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे ना, तो कंसेप्ट बहुत ही वास्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट सवाल भी इजिली कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। ड्यू ऑन रिसीव, ऑन नहीं होगा, ड्यू और होगा। ठीक है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल। कोई भी सैलरी अगर ड्यू है और रिसीव्ड हो गया है, या तो ड्यू है सैलरी, या तो ड्यू है, या तो रिसीव्ड हो गया, या तो मिल गया है, दोनों में जो पहले हो जाएगा, अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाएगा उसी के ऊपर गवर्नमेंट क्या लगाएगा, टैक्स। क्लियर हुआ क्या बोलना चाहते हैं? सैलरी ड्यू हो जाए या फिर सैलरी हमको मिल जाए, दोनों में जो पहले हो जाएगा ना, पहले, अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होगा गवर्नमेंट उसी के ऊपर टैक्स लगाएगी, वही टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा, या तो सैलरी ड्यू हो जाए तो भी टैक्स, अगर रिसीव हो जाए तो भी टैक्स, दोनों में जो पहले हो जाए। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। 1 अप्रैल 2023 है मान लीजिए, और ये देखिए साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024, यानी कि इस साल का नाम हो जाएगा 23-24। ठीक है, 23-24। ओके, मान के चलिए कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हम कोई कंपनी में काम करते हैं और मेरा सैलरी है 50,000 रुपया महीना। ठीक है दोस्तों, हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहां हमको सैलरी कितना मिलता है, 50,000 रुपया महीना मिलता है। ठीक है, और मान के चलिए कि हम 1 अप्रैल 2023 को काम ज्वाइन किए। उस कंपनी में हमने कब काम ज्वाइन किया है, 1 अप्रैल 2023 को। तो देखिए 12 महीना हो गया यहां तक, ये पूरा 12 महीना का टाइम पीरियड है ना, ये पूरा 12 महीना का। तो मान के चलिए कंपनी के मालिक ने हमें 50,000 करके 9 महीना का पैसा दिया। ध्यान सुनिएगा, 9 महीना का पैसा हमें कंपनी के मालिक ने दिया, और 9 महीना का पैसा कितना हो गया, 4.5 लाख रुपए, ये कंपनी के मालिक ने हमें हर महीना करके दे दिया। अब जब 31 जनवरी आया, 31 जनवरी, तो हम गए कंपनी के मालिक के पास और बोले कि मालिक भैया एक काम कीजिए ना, आप मेरा सैलरी दे दीजिए जनवरी का, क्योंकि मेरा तो सैलरी लग गया है। तो उसने क्या कहा जानते हैं, कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत सारा तंगी चल रहा है, बिजनेस भी ठीक से चल नहीं रहा है, आप एक काम करो, आप काम करो, ठीक है, काम मत खत्म करो, आप काम करते रहो, आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे, नेक्स्ट मंथ। तो आप बताइए 31 तारीख को मेरा सैलरी ड्यू हो गया कि नहीं, ये बताइए, ड्यू हो गया कि नहीं।
हाँ सर बिल्कुल, आपका सैलरी तो 31 तारीख को जनवरी का सैलरी ड्यू हो गया। मान लीजिए आपको 9 महीना का सैलरी मिला हुआ है, ठीक है, तो 9 महीना कब तक होगा आप बताइए, दिसंबर तक ना। 1 अप्रैल से 9 महीना कब तक होगा, दिसंबर तक होगा, ठीक है। तो जनवरी का सैलरी मेरा ड्यू हो गया कि नहीं, ड्यू हो गया, लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। अब आइए फरवरी में, आज हो गया 28 तारीख, फरवरी में 28 तारीख हो गया दोस्तों, और हम फिर गए, बोले कि मालिक भैया, मालिक भैया एक काम कीजिए ना, हमें सैलरी दे दीजिए, क्योंकि हमने तो काम कर दिया। 28 तारीख हो गया आज फरवरी का, और जनवरी का सैलरी भी अब तक नहीं मिला है, आप जनवरी और फरवरी का सैलरी हमें दे दीजिए। तो बोल रहा है देखो अभी बहुत दिक्कत चल रहा है, तुम समझ सकते हो, बहुत परेशानी चल रहा है, तुम नहीं समझोगे दर्द मेरा तो समझेगा कौन, ठीक है। सोचिए इस तरह से डायलॉग मार रहा है कंपनी का मालिक। तो हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कंपनी है और हम एम्प्लॉई है तो दुख सुख में काम आना चाहिए। तो कंपनी का मालिक बोला कोई बात नहीं, काम करो ना, काम करो, काम करो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, अगला अगला महीना मार्च में मिल जाएगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हम बोले कोई बात नहीं। तो आप बताइए हमको फरवरी का सैलरी ड्यू हो गया कि नहीं, बिल्कुल ड्यू हो गया, लेकिन मिला नहीं, मिला नहीं। मार्च, 31 मार्च आ गया, और अब की बार क्या हुआ, 31 मार्च जब आया तो हम बोले कि आप एक काम कीजिए, दे दीजिए तीनों महीना का सैलरी। तो वो क्या बोल रहा है कि अभी तो नहीं है, अभी परेशानी चल रहा है, थोड़ा सा समझो भाई, हम लोग तो फैमिली की तरह है, हम लोग तो फैमिली की तरह है, थोड़ा सा समझो। हाँ बहुत ज्यादा बिजनेस जो है मंदी चल रहा है, आपको दे देंगे, हम दे देंगे। आप बताइए ये भी ड्यू हो गया कि नहीं, ड्यू। तो कहीं ना कहीं 50,000 करके मेरा मंथली सैलरी था, 9 महीना का मिला और 3 महीना का मिला नहीं है, लेकिन ड्यू हो गया है। तो आप हमको बताइए सरकार कितना पे टैक्स लगाएगी, कितना सैलरी पे सरकार, मेरा टैक्सेबल सैलरी कितना होगा, 4.5 लाख रुपया तो होगा ही जो हमको मिल गया है। और हम मैंने आपको रूल बताया, ये देखिए रूल बताया, या तो ड्यू हो जाए या तो मिल जाए, दोनों में जो पहले हो जाए सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार कहती है मिल गया तो भी टैक्स लगेगा, कोई बात नहीं, सैलरी लग गया ना, नहीं मिला ना, नहीं मिला तो आप मालिक से मांग लीजिए, मिल जाएगा, ड्यू तो हो गया ना, इसका मतलब आपका टैक्स लगेगा। तो ये देखिए इस केस में जो भी हमने बताया, तो यहाँ पर 4.5 लाख रुपया तो इस पे टैक्स लगेगा ही जो मिल गया, और साथ ही साथ ये जो 3 महीना का सैलरी भले ही ना मिला हो, लेकिन ये जो 1.5 लाख है इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इस तरह से 6 लाख रुपया वो रुपया है जिसके ऊपर इस साल में टैक्स लगेगा। तो बताइए ड्यू और रिसीव में अर्लियर पहले कौन हो गया, तो पहले ड्यू हो गया, देखिए 3 बार पहले ड्यू हो गया, कोई भी रिसीव नहीं हुआ। तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। तो कहीं ना कहीं टैक्स लगा कि नहीं इस 1.5 लाख पे जो ड्यू हुआ है, और ये रिसीव वाला पे भी टैक्स लग गया, तो 6 लाख रुपया सैलरी पे टैक्स लग गया। तो बताइए क्लियर हुआ हम जो बोल रहे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं, बस बताइए। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल, अब एकदम एकदम पूरा पानी की तरह क्लियर हो गया, हम भी यही चाहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब थोड़ा सा ये एग्जांपल भूल जाइए, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, माइनर चेंज करेंगे। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, हुआ क्या, हुआ क्या, 2 मिनट के लिए समझिएगा हुआ क्या। सेम कहानी, सेम कहानी, 9 महीना का हमको सैलरी मिला और हमको 50,000 रुपया महीना सैलरी मिलता था, और 23-24 साल था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 1 अप्रैल को हमने ज्वाइन किया था। अब वो हो गया, जो बताए थे वो हो गया। अब ये थोड़ा दूसरा पहलू देखिए, जनवरी में क्या हुआ कि हम काम किए लेकिन पैसा नहीं मिला दोस्तों, पैसा नहीं मिला। तो बताइए पैसा जब नहीं मिला तो ड्यू तो हुआ ना, ड्यू तो हुआ, हाँ सर बिल्कुल ड्यू हुआ। फरवरी में भी पूरा काम कर दिए, ना जनवरी का मिला ना फरवरी का मिला, ड्यू तो हुआ, ड्यू हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ड्यू हुआ, बिल्कुल ड्यू हुआ। और मार्च में भी हमने काम कर दिया, पैसा नहीं मिला, लेकिन ड्यू तो हुआ, ड्यू तो हुआ। और सुनिए अब की बार जब अप्रैल आया ना, अप्रैल, ये देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, दूसरा पहलू है, अप्रैल आ गया, नया साल आ गया, नया साल अप्रैल 2024 आ गया। हम क्या किए, गुस्सा में, एकदम गुस्सा में गए मालिक के पास, मालिक के पास गुस्सा में गए और बोले कि मालिक अब अप्रैल पूरा आ गया और आप हमको बस, आप एक काम कीजिए, आप हमको सैलरी दे दीजिए, ठीक है। एक्चुअली ना अप्रैल में नहीं गए, अप्रैल में नहीं गए, 31 मार्च को ही सोचिए हम गुस्सा आ गए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अप्रैल में नहीं, 31 मार्च को ही हम गुस्सा से गए कि मालिक हमको सैलरी चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए, जनवरी का भी चाहिए, फरवरी का भी चाहिए, मार्च का भी हमको चाहिए। तो मालिक बोला अरे क्यों गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा, सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, लो लो 1.5 लाख रुपया लो, लो जनवरी फरवरी मार्च बाकी था ना, ये लो 1.5 लाख रुपया ले लो।
31 मार्च को मालिक ने हमको कितना दे दिया, 1.5 लाख रुपया दे दिया। 4.5 लाख तो पहले ही दे दिया था, और 31 मार्च को जब गुस्सा में गए जो इतना बाकी था 1.5 लाख रुपया मालिक ने हमको दे दिया। तो जब मालिक ने दे दिया तो हम मालिक को बोले कि मालिक एक काम करिए ना, मेरा हेल्प करिएगा, सुनिए ना, मेरा घर में मेरा बहन का शादी है, आप अप्रैल का और मई का ये दोनों महीना जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, उसका सैलरी हमको दे दीजिएगा। दे देते तो बहुत अच्छा रहता मालिक, बहुत काम था, हो जाता। तो मालिक बोला, अरे क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, जब तुम इतना दिन वेट कर सकते हो मेरे लिए इतना दिन, तो हम क्यों नहीं देंगे। लो 1 लाख रुपया और ले लो, लो 1 लाख रुपया और ले लो, 1 लाख रुपया और ले लो, 1 लाख रुपया ले लो। मालिक ने 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा हमको मार्च महीने में ही दे दिया, मार्च महीने के लास्ट में ही 1 लाख रुपया दे दिया। मेरा जो बाकी था इधर 3 महीना वो भी दिया, और अप्रैल और मई अगला आने वाला साल का भी सैलरी हमको दे दिया मार्च में। अब आप बताइए दोस्तों, आपसे कमेंट में ये सवाल रहेगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा। क्या 4.5 लाख रुपया टैक्सेबल होगा कि नहीं सर, 4.5 और 1.5 ये 6 लाख रुपया टैक्सेबल होगा, कि ये 1 लाख रुपया भी इसमें जोड़ के टैक्सेबल होगा, 7 लाख टैक्सेबल होगा। हमने क्या बोला था याद है, ड्यू और रिसीव, विच एवर इज अर्लियर, जो ड्यू होगा या फिर रिसीव होगा, जो पहले हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में तो जवाब दीजिएगा, लेकिन हम ही जवाब देते हैं क्योंकि हमको आगे कंसेप्ट बताना है। ये 1 लाख रुपया भी इसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि भले ही अप्रैल मई का है, लेकिन ड्यू होने से पहले ये रिसीव हो गया कि नहीं, बताइए। ड्यू और रिसीव में कौन पहले हो गया है सर, पहले तो ये रिसीव हो गया, अभी ड्यू नहीं। अप्रैल जब खत्म होगा तो ड्यू होगा, मार्च जब मई जब खत्म होगा तो ड्यू होगा, ये तो पहले ही रिसीव हो गया है। तो हमने तो कहा तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो बताइए ये 1 लाख रुपया भी टैक्सेबल होगा ना। ऐसा केस में 6 लाख पे नहीं, तब टोटल कितना लाख रुपया पे टैक्स लगेगा, 7 लाख रुपया पे टैक्स लगेगा। उम्मीद करते हैं पूरा कंसेप्ट आपको पानी की तरह क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब एक इससे रिलेटेड हम लोग सम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सम कर लेते हैं। क्या सर ऐसा सम आएगा, सम नहीं आएगा दोस्तों। देखिए हम आपको पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल तरीका से, ठीक है। आपको एक बार अगर आप इस चीज को समझ लेंगे ना, आपका एग्जाम में तो इससे कम आएगा, लेकिन हाँ आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, टैक्स से इजी कुछ भी नहीं लगेगा आपको। आइए एक सम्स करते हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए, मैंने आपके लिए फॉर्मेट भी रेडी रखा है ताकि फॉर्मेट बनाने में समय ना जाए। उससे पहले आइए मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आइए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए सेक्शन 15, मैंने कहा था ना कि सैलरी में 3 सेक्शन कवर होता है, एक सेक्शन 15, एक सेक्शन 16 और एक सेक्शन 17, ठीक है। सेक्शन 15 जो है दोस्तों वो चार्जिंग सेक्शन है। क्या है, कौन सा सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन, याद रखिएगा। सैलरी का सेक्शन 15 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे कैसे किसके किसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा ये बताता है। अच्छा सेक्शन 16 में क्या है, डिडक्शन। सेक्शन 16 में क्या है सर, डिडक्शन। सर डिडक्शन क्या होता है, जस्ट टेम्पोररी, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए। डिडक्शन का मतलब छूट, डिस्काउंट, छूट देना, राहत देना। असेसी बोले तो टैक्स पेयर को डिडक्शन देना, राहत देना, छूट देना, उसी को बोलते हैं डिडक्शन। और सेक्शन 17 में है दोस्तों पर्क। क्या है, पर्क। सर पर्क तो मिलता है सर बाहर में 10 रुपया में, खाते थे बचपन में, वो पर्क नहीं। पर्क का मतलब होता है परक्यूजिट्स, बाद में बता देंगे यहां लिख करके, ठीक है, ऐसे होता है परक्यूजिट्स। और ऐसे आसान भाषा में समझिए ना, परक्यूजिट्स का मतलब होता है एसेट्स बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट, एसेट्स बेनिफिट। यानी कि देखिए एक कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को 2 तरह का बेनिफिट मिलता है, ऐसे 3 तरह का मिलता है, लेकिन मेनली 2 तरह। एक होता है मॉनिटरी बेनिफिट, जिसमें उसको पैसा मिल जाता है, पैसा। और एक होता है पैसा नहीं मिलता है, पैसा के बदले कुछ उसको हेल्प मिल जाता है। जैसे कैंटीन में खाना मिल गया तो क्या पैसा मिला, नहीं। तो कैंटीन में खाना मिला तो कौन सा बेनिफिट, एसेट्स बेनिफिट, पर्क हो गया। मान लीजिए रहने के लिए घर भाड़ा मिला, तो घर का भाड़ा मिला यानी कि रेंट मिला, ये हो गया मॉनिटरी बेनिफिट एम्प्लॉय को। लेकिन मालिक ने क्या किया, कंपनी ने अपना तरफ से एक घर ही दे दिया रहने के लिए,
तो क्या वो पैसा मिला? नहीं, उसी को बोलेंगे पर्क, एसेट्स बेनिफिट, उसी को बोलते हैं परक्यूजिट्स। और चार्जिंग सेक्शन में किसके किसके ऊपर लगेगा टैक्स वो बताया गया है, और इसमें बताया गया कहां कहां छूट देना है डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक सवाल कर लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा जाएगा तो आप स्किप मत कर दीजिए। आप अगर स्किप कर देते तो आपका कंसेप्ट जीरो। पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए। देखिए, मिस्टर एक्स ज्वाइन ए लिमिटेड, मिस्टर एक्स ने कौन सा कंपनी ज्वाइन किया? ए लिमिटेड, फॉर सैलरी ऑफ 25,000। सैलरी कितना है? 25,000 पर मंथ। मिस्टर ए ने ए लिमिटेड को ज्वाइन किया और सैलरी है 25,000 ऑन 1/4/2021। किस साल में ज्वाइन किया है? यहां पे हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिख रहे हैं सजाने के लिए। 1 अप्रैल 2021 को उसने ज्वाइन किया है। सैलरी कितना था? 25,000। आप बस बताइए 1 अप्रैल 2021 से जब साल शुरू होगा तो ये खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 पर, और इस साल में उसका सैलरी कितना था? 25,000 रुपया पर मंथ। 25,000 रुपया पर मंथ पर वो ज्वाइन किया इन द ईयर 22-23। अब बोल रहा है 22-23, तो ये वाला तो हो गया साल 21-22, ये जो हमने लिखा। अब उसके बाद आइए 22-23, 1/4/22 और यहां से लिख लीजिए 31-3-23, तो ये हो गया आपका 22-23, साल 22-23 हो गया ना, ये 22-23 हो गया दोस्तों, 22-23। इसमें क्या बोल रहा है? 22-23 हिज इंक्रीमेंटल डिसीजन वाज पेंडिंग ऑन 1/4/23। उसका इंक्रीमेंटल डिसीजन पेंडिंग है, यानी कि मिस्टर एक्स ने इंक्रीमेंट सैलरी को बढ़ाने का एक लेटर लिखा था, तो वो लेटर का डिसीजन पेंडिंग था ऑन 1/4/23, और 1/4/23 को यानी कि अब लीजिए अगला साल 1/4/23 और अगला साल यानी कि साल 23-24 में, ये कब खत्म होगा? 31-3-24। इस साल में 1/4/23 हिज इंक्रीमेंटल डिसीजन वाज फाइनलाइज्ड। उनका इस तारीख पर उनका जो इंक्रीमेंटल डिसीजन था वो फाइनलाइज हो गया, माने पास हो गया। और क्या पास हुआ? कि फॉर 2022-23 एट 5,000 पर मंथ, कि साल 2022-23 में उनका सैलरी बढ़ेगा। कब? कितना बढ़ेगा? 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया। तो आप बताइए 22-23 तो ये है ना, यानी कि यहां पर कितना रुपया का इंक्रीमेंट हुआ? कितना रुपया का? 5,000 रुपया बढ़ा। 5,000 रुपया हुआ नहीं सैलरी, 5,000 बढ़ा। तो सर कितना हो गया सैलरी? हमको नहीं समझ में आया। अरे 25 तो था, तो 25 जब 2021 में था तो 22-23 में भी रहेगा, और 5 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 25-5 30,000 हो गया। किसमें 30,000 हो गया सैलरी? 22-23 में। ठीक है, अब आइए 23-24 में क्या बोल रहा है? एंड फॉर 23-24 7,500। लीजिए 23-24 में इंक्रीमेंट कितना हो गया सैलरी में? 7,500, यानी कि यहां पर सैलरी उसका बढ़ गया 7,500 रुपया और बढ़ गया। 7,500 रुपया और बढ़ने का मतलब जानते हैं? 25 के बाद जब दूसरा साल में 5 बढ़ा तो ये 30,000 हुआ, और अब तीसरा साल में 7,500 और बढ़ा तो 37,500 रुपया। आज के डेट में उसका सैलरी कितना हो गया है? 37,500, 37,500। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया सर, हम समझ गए। ठीक है, समझ गए। 37,500 रुपया सैलरी आज के डेट में हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए, सच एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 5/12/23, और वो बकाया सैलरी, बकाया एरियर माने बकाया सैलरी कब मिला है? 5/12/23। 5/12/23 का मतलब आप बताइए, 5/12/23 का मतलब इसी साल में ना, 2023 से 24 में ना 5/12/23 आएगा। अरे यही तो आएगा 5/12/23, यहीं पे, यहां पे मिला है वो बकाया सैलरी जो इंक्रीमेंट हुआ है। आप बताइए इस साल में 1/4/23 को फैसला आया तो उनका सैलरी बढ़ गया। 2022 में कितना बढ़ गया? 5,000, तो 22 तो चला गया, 22 में तो उसको 25,000 करके मिल गया होगा। आज तो 23 में ना ये फैसला आ रहा है कि 22 में 5,000 बढ़ा दो, तो हर महीना 5-5 हजार करके बाकी है कि नहीं है, बस इतना बता दें। हर महीना 5-5 हजार करके अभी भी बाकी है कि नहीं मिलना? आज बढ़ गया तो हाँ सर, 2022 का 5-5 हजार रुपया उनका बाकी है, टोटल 60,000 रुपया बाकी है, वो मिलना चाहिए। अब बाकी तो उनको जब डिसीजन नहीं आया था तो 25-25 हजार करके मिला ही होगा, और 23 में तो उनका सैलरी 37,500 हो ही गया। तो 2023-24 का आपको निकालना ही है। देखिए, फाइंड ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ 24 अप्रैल 2024, तो ये तो आप 37,500 करके लेबे करेंगे। एंड ऑल्सो बिन रिसीव्ड, और उसने क्या किया? एडवांस में भी सैलरी रिसीव कर लिया 15 मार्च को 1 महीना का सैलरी, अप्रैल 2024 का सैलरी। देखिए, अप्रैल 2024 का 1 महीना का सैलरी उसने
मार्च में से, मतलब ये एडवांस सैलरी रिसीव कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकालें, तो चलिए देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। ये देखिए यहां पर हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया दोस्तों, फॉर्मेट रेडी कर लिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम तो निकाल रहे हैं 2023-24 का, 2023-24, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे सैलरी, सैलरी फॉर 2023-24। बताइए, आप हमको बस इतना बता दीजिए 2023-24 में उसका पर मंथ सैलरी कितना है, पर मंथ। यहां देख के आप बता दीजिए। देखिए ये देखिए 25,000 था 2021-22 में, 22-23 में कितना बढ़ गया 5,000, तो 30 हो गया, और उसके बाद 7,500 बढ़ा ना, इसका मतलब 23-24 में कितना रहा 37,500। तो आप बताइए 23-24 में हर महीना 37,500 करके उसको मिलेगा ना, और कितना महीना मिलेगा साल भर में, साल भर में कितना महीना सर, साल भर में 12 महीना। तो आइए ना हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो 37,500 इंटू 12, 4.5 लाख रुपया दोस्तों, 4.5 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया यहाँ पे मिला 2023-24 का अपना सैलरी, जो उसका सैलरी है। तो ये तो टैक्स लगेगा, इस पे तो टैक्स लगेगा ही, ये तो टैक्सेबल होगा ही। साथ ही साथ इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा एरियर सैलरी, एरियर, क्योंकि मिला इस साल है ना, एरियर सैलरी। अब आप बोलिएगा सर इस साल मिला है लेकिन ड्यू तो 2022 में हो गया होगा, 2022 में तो फैसला ही नहीं आया था कि 5,000 बढ़ा कि नहीं, फैसला तो 1 अप्रैल 2023 को आया। एरियर सैलरी आप बताइए, उसको तो 22 में जब बढ़ा नहीं था तो 25 करके मिल ही रहा होगा पहले वाला, तो 5,000 करके जो बढ़ा 2022 का, तो वो 5,000 करके वो तो पूरा 2022 नहीं लिया है, तो वो इसी साल ना मिलेगा 5,000 करके 12 महीना का। बोलिए 2022 में तो उसने 25,000 करके, क्योंकि डिसीजन ही नहीं आया था, तो 2023 में डिसीजन आया कि उसका 2022 वाला में 5,000 बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं 5,000 करके 12 इस साल मिला, तो ये 60,000 ये भी तो टैक्सेबल होगा, होगा कि नहीं बताइए इस साल में। और कुछ टैक्सेबल होगा, और कुछ, जी बिल्कुल, 2024-25 का अप्रैल महीना का एक सैलरी उसने अभी ही ले लिया मार्च में, तो वो भी तो होगा, क्योंकि वो देखिए भले ही ड्यू नहीं हुआ है लेकिन रिसीव तो हो गया है। ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। तो बताइए ये हो जाएगा आपका एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी फॉर 2024-25 लिख सकते हैं आप, अप्रैल महीना। डायरेक्ट एक ही महीना का तो है, 37,500 हो जाएगा, 37,500। बस जोड़ दीजिए, आ गया ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, जोड़ दीजिए। तो इसमें 50 डाल दीजिए, 5 लाख हो जाएगा, 5,47,500 यानी कि 5,47,500 हो गया ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। बन गया सवाल, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। और क्या चाहिए, ऐसा सवाल आएगा क्या सर, बोले ना नहीं आएगा, लेकिन आपके कंसेप्ट को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। आइए अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग फाइनली फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में सवाल बनता है। ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है दोस्तों, पूरा तरह से कंप्लीट नहीं, लेकिन फिर भी अप्रॉक्स 80% कंप्लीट फॉर्मेट है। ध्यान से एक एक चीज को समझिए, जब सब कुछ खत्म करा देंगे ना, एक्सट्रैक्ट 10-12 टॉपिक, तब हम जब कंप्लीट सवाल कराएंगे ना, देखिएगा कितना इजी हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा फॉर्मेट ले लिया था, ऐसा फॉर्मेट, यहां से ऐसा लिख दीजिएगा और यहां से ऐसे पर्टिकुलर कर दीजिएगा और एक अमाउंट कॉलम ले लीजिएगा बस। कुछ लोग 2 अमाउंट कॉलम लेते हैं, वो लोग अंदर में ही कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हम बाहर में कैलकुलेशन करेंगे, बाहर में कैलकुलेशन करना सही रहता है। आइए देखिए टैक्स कैसे लेगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक, सर ये बेसिक सैलरी क्या होता है। बेसिक सैलरी वो सैलरी होता है जो इंप्लॉई अगर कंपनी के अंदर अटेंडेंस दे दिया, आज अगर आ गया, कदम रख दिया, तो उसको कुछ मिले चाहे ना मिले, बेसिक उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, ठीक है दोस्तों, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जो भी होगा वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, देख लीजिए टैक्सेबल रुपीस लिखा हुआ है। डीए, डीए जानते हैं, डियरनेस अलाउंसेस। सर डीए तो जानते हैं, लेकिन डीए होता क्या है, महंगाई भत्ता। हर कंपनी अपने स्टाफ को महंगाई से लड़ने के लिए कुछ पैसा सैलरी में एक्स्ट्रा बढ़ा के देती है, उसको हम लोग डीए बोलते हैं, डीए।
बोनस, सर बोनस क्या होता है बाद में जानिएगा, बोनस क्या होता है, ये सब कॉस्टिंग का मैटर है। बस इतना याद रखिए, कोई बंदा कोई इंप्लॉई बहुत एक्सपर्ट होता है ना काम करने में, तो उसको बोनस मिलता है, बोनस। तो बोनस भी टैक्सेबल होगा। देखिए बोनस अगर दिया रहेगा तो बोनस के ऊपर भी टैक्स लगेगा, यहां पे लिख देना है, ठीक है। कमीशन अगर कोई मिल रहा है, कमीशन, मालिक अगर कोई कमीशन दे रहा है आपको, याद रखिएगा ये सब जितना हम नाम ले रहे हैं, ये सब मालिक आपको देना चाहिए, तभी इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप होगा। मालिक अगर आपको देगा तब मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। तो कमीशन अगर आपको मालिक दे रहा है तो इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, यहां लिखा जाएगा। अब आइए अलाउंसेस, हेडिंग दिए, देखिए अलाउंसेस। सर अलाउंसेस का मतलब, अलाउंसेस का मतलब समझिए ना, मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट, मालिक वो फायदा, मालिक अपने स्टाफ को जो फायदा पैसा के रूप में देता है, कैश के रूप में, कैश कैश बेनिफिट, जो पैसा के रूप में देता है, मतलब उसके मतलब बोलता है ये लो पैसा अपने बच्चे को पढ़ा लेना, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये लो पैसा घर भाड़ा दे देना, हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसको एचआरए बोलते हैं। तो अलाउंसेस का मतलब मॉनिटरी बेनिफिट। तो ये देखिए ना, कुछ अलाउंसेस का लिस्ट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस, पहला क्या है, हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि इसको बोलते हैं एचआरए, याद रखिएगा एचआरए। एग्जाम में आएगा आपका इंटरनल, इंटरनल एग्जाम में एचआरए को आना ही एकदम 5 से 10 मार्क्स का, एक्सटर्नल में नहीं आएगा लेकिन इंटरनल में आएगा। हाउस रेंट अलाउंसेस टैक्स लगेगा। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, कंपनी का मालिक मेरे सैलरी में या किसी की भी सैलरी में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो उसके ऊपर भी सरकार क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। ये देखिए टैक्स। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बहुत सारा होता है, क्रिकेट मैच देखने के लिए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए बड़ा बड़ा कंपनी जो है भेज देता है अपना स्टाफ को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। सर ये तो माफ भी है, एग्जाम्प्ट भी है, हम जहां तक पढ़े हैं। अरे आप सब पढ़े, हमको भी पता है आप सब पढ़े। सरकारी गवर्नमेंट इंप्लॉय लोग का माफ होता है, ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस, इलाज कराने के लिए कुछ मेडिकल अलाउंसेस मिला, पैसा मिला, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, देखिए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, जे हो गया, जे टाइप का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। ये सब कैश बेनिफिट है, ये सब पैसा के रूप में मिलता है, इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, पैसा के रूप में मिलता है, इसलिए ये सब अलाउंसेस सब पे टैक्स लगेगा। आइए अगला देखिए फॉर्मेट में, परक्यूजिट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, परक्यूजिट्स का मतलब होता है एसेट्स बेनिफिट, उसे पैसा नहीं मिलता है, कोई संपत्ति मिल जाएगा। जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब होता है कंपनी के मालिक ने हमें घर भाड़ा नहीं दिया, एचआरए नहीं दिया, हमें घर ही दे दिया रहने को, तो उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, घर के ऊपर भी सर टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सरकार कहीं से नहीं छोड़ेगी आपको, कहीं से नहीं, टैक्स आपसे जरूर लेगी। हाँ भले ही नीट का पेपर लीक हो जाएगा, हर चीज का पेपर लीक हो जाएगा, भले ही हेल्थ सिस्टम एजुकेशन सिस्टम डूबा रहेगा, आपने तो पढ़ा ही होगा, पिछले पीछे मैंने पढ़ा है 4% का सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लेती है हेल्थ और एजुकेशन के लिए। और उसी देश में, जिस देश में अलग से 4% का टैक्स दिया जाता है हेल्थ और एजुकेशन के लिए, उस देश में हेल्थ और एजुकेशन का कितना बुरा हाल है आप तो समझ ही सकते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि घर भाड़ा ना देके घर दे दिया तो भी सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाता है। और रिटायरमेंट बेनिफिट, सर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, ये तीसरा टॉपिक होता है। जैसे जब वर्कर रिटायर होता है, इंप्लॉय रिटायर होता है, तो उसको ईपीएफ मिलता है, जिसको यहाँ आरपीएफ बोला जाएगा। इसके अलावा ग्रेचुटी मिलता है। तो ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट का जो अमाउंट होगा टैक्सेबल होगा। और उसके बाद इसको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ के जो आएगा इसका नाम होगा ग्रॉस सैलरी। क्या नाम होगा, ग्रॉस सैलरी, याद रखिएगा क्या नाम होगा, ग्रॉस सैलरी। अब सरकार देखिए क्या करती है, सरकार कहती है ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी, अब इसमें हम आपको दे देते हैं कुछ छूट, डिस्काउंट, डिडक्शन, लेस होगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। कितना नंबर सेक्शन में डिडक्शन था, 16। तो अंडर सेक्शन 16 में अब डिडक्शन देगी सरकार। सरकार का कहना है अब आप आपको डिडक्शन देते, कितना का, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है, हमेशा याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हजार का होता है, 50,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता क्या, समझे नहीं। सरकार का कहना है, मान के चलिए कि ऐसा कोई ऊपर में, मान लीजिए ये सब ऊपर में जिसके ऊपर हम टैक्स लगाए हैं, मान लीजिए हो सकता है ऐसा कोई चीज है जिसके ऊपर हमको टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैंने लगा दिया, तो ये लीजिए आपका टोटल तो इतना आया ना जोड़ के, टोटल ग्रॉस सैलरी, इसमें हम 50,000 रुपया माइनस कर दे रहे हैं। जाइए
50,000 रुपया माइनस का मतलब इस 50,000 रुपया पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सर किस लिए माइनस? सरकार का कहना ऊपर में जितना भी आपसे, जैसे मान लीजिए आपके नजर में ऐसा लगता हो, मान लीजिए कि सरकार को मेडिकल पे नहीं लेना चाहिए, किसी का तबीयत खराब है उसके लिए मालिक पैसा दे रहा है और सरकार उसके ऊपर टैक्स ले रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो सरकार कहती है अगर ऐसा आपको लग रहा है तो लीजिए ना 50,000 का छूट दे दिए, उसी में मान लीजिए कि वो एडजस्ट हो गया, 50,000 का डिस्काउंट दे दिए। समझ में आया? मतलब जहां टैक्स नहीं लगना चाहिए था अगर हम गलती से लगा दिए तो आप इस 50,000 रुपया में मान लीजिए, इसलिए बोलते इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड मतलब फ्लैट कितना का मिलता है? 50,000 का। और उसके बाद पी टैक्स होता है, पी टैक्स आप जानते होंगे, प्रोफेशनल टैक्स, उसका डिडक्शन मिल जाता है, जितना भी पी टैक्स पे होता है ना उसका डिडक्शन यहाँ मिल जाता है, मतलब लेस हो जाता है। और उसके बाद जो आएगा इसी का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, या इसी को बोलते हैं नेट टैक्सेबल सैलरी। और यही हम लोग को एग्जाम में निकालना रहता है। फॉर्मेट बिल्कुल दोस्तों यही रहता है, देख लीजिए आप फॉर्मेट, देख लीजिए आप फॉर्मेट, आप देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये देख लीजिए, यही है फॉर्मेट, ठीक है। अब इसके बाद मीनिंग ऑफ अलाउंसेस जो है हम चाहते हैं अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहां तक आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आया हो दोस्तों। तो प्लीज अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और लग रहा है कि आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आप अगर चाहें थ्योरी पेपर का भी नोट्स चाहिए आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें कंज्यूमर बिहेवियर, हमें सेल्स मैनेजमेंट, इन सब सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, टॉपिक मतलब क्या, मीनिंग ऑफ अलाउंसेस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।